हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज आपके एसएसटी का सेशन है जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर वी डू, अगर आपने अब तक ये नहीं सोचा है तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी जब रेवोल्यूशन होता है, सबसे पहली बात है कि वो क्यों हुआ, व्हाट लेड अप टू इट। पानी उबलने से पहले बहुत टाइम तक गर्म होता है, तो उस सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा था जिस वजह से लोगों में इतना गुस्सा आया कि रेवोल्यूशन होना जरूरी हो गया। एंड उसके बाद क्या वो चीजें फिक्स हुई और उस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था उस कंट्री पे एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज आर क्वेश्चंस यू नीड टू हैव इन माइंड एंड दीज आर क्वेश्चंस दैट यू नीड टू बी एबल टू आंसर। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्विकली एक देख लेते हैं समरी कि क्या क्या है जो आपको याद होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेट्स, इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डेट्स में 1789 सबसे इंपॉर्टेंट हो ही जाता है बिकॉज चैप्टर ही स्टार्ट होता है बस्टिल से। बस्टिल एक प्रिजन है एंड इट्स मच मोर देन दैट बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर दैट द मोनार्की होल्ड्स या फिर दैट द क्लर्जी होल्ड्स। ये जो लोग हैं सोसाइटी के जो पावर में बैठे हुए हैं वो कुछ भी करते हैं, और जब वो कुछ भी करते हैं, पावर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें से एक बहुत मेजर चीज ये आती है कि वो कॉमन लोगों को विदाउट ड्यू प्रोसेस एंड विदाउट कॉज बहुत बारी इनकार्सरेट कर देते हैं। किसी को जेल में डाल देना जस्ट बिकॉज वो अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है, ये एक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पावर है जो हर जगह दुनिया भर में देखा गया है कि पावरफुल लोग अपनी पावर रिटेन करने के लिए करते हैं। तो बास्टिल रिप्रेजेंट करता है उस पावर को जिसको लोग, कॉमन लोग ऑफ फ्रांस तोड़ना चाहते थे। 1789 में बास्टिल पे उन्होंने हमला किया था। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, बनी गई। 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बना। 1793 से 94 में रेन ऑफ टेरर, जो रॉबेस्पियर, जैकोबिन रॉबेस्पियर का जो रेन था, जो अगेन रिप्रेजेंट करता है एक अलग एक्सट्रीम को। एक है कि हम अपनी अयाशी में जी रहे हैं, हमारे पास पैसा है, पावर है, प्रिविलेज है, हम उसमें जी रहे हैं। अब रॉबेस्पियर इतनी इक्वल सोसाइटी बनाना चाहता था कि उसमें बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ रहा था इन अ डिफरेंट वे, कि उनको अपने हक छोड़ने पड़ रहे थे, उनको अपनी बेसिक राइट्स छोड़नी पड़ रही थी। अगर किसी ने भी जरा सा भी समर्थन दिखा दिया या जरा सा भी सिंपैथी दिखा दी रॉयल्टी के लिए, क्वीन के लिए, किंग के लिए, तो रॉबेस्पियर उसको एग्जीक्यूट करा देता था। तो वो एक डिफरेंट एक्सट्रीम हो गया। इसीलिए इसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता था, जहां पे आपके पास अपनी पर्सनल फ्रीडम ही नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जो अब रॉबेस्पियर और जैकोबिन बोल रहे हैं सही है, वही सही है। तो ये एक अनचेक्ड पावर रॉबेस्पियर के पास भी आ गई एंड फाइनली ही मेट द सेम फेट। उसने इतने लोगों को गिलेटिन भेज दिया, कितने लोगों के सर कटवा दिए कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, वो वैसे कैसे कर सकता है। अल्टीमेटली जनता ने भी वही किया रॉबेस्पियर के साथ। अब स्लेवरी भी अबॉलिश हुई थी 1794 में, रॉबेस्पियर फॉल्स। एंड यू शुड नो कि स्लेवरी वाज an issue all around the world at that time, क्योंकि अफ्रीकन स्लेव्स के लेबर पर ही बहुत सारे इन अमीर कंट्रीज की इकोनॉमी चल रही थी। तो ये अपराइजिंग भी बहुत जरूरी है कि आप कैसे एक पूरे सेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स को, जो टेक्निकली फ्रेंच सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि फ्रेंच लैंड में रह रहे हैं, उनको आप कैसे इतने इनह्यूमेन तरीके से ट्रीट कर सकते हो। ये राइट्स ऑफ मैन जो डिक्लेयर किया था उसके अगेंस्ट नहीं जाता क्या बेसिक लेवल पे। सो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हैपेंड 1795 से 99 में डायरेक्टली, 1999 में नेपोलियन बिकम्स द रूलर। नाउ पीपल एंड ग्रुप्स दैट यू नीड टू नो: Louis XVI, obviously his wife Marie Antoinette. You need to know how the French society was divided. तो क्या 3 estates थे? जैकोबिन्स कौन थे? रॉबेस्पियर एक जैकोबिन प्रोडक्ट था। एंड sans culotte, who are these people? ये ऐसे कपड़े क्यों पहनते थे? इनके इन कपड़े पहनने का रीजन क्या था? It was they were wearing clothes without knee breeches on purpose to protest against or rebel against those people जो पॉश कपड़े पहन के, अमीर लोग जो बेसिकली थे, जो सारी पावर होल्ड करते थे सोसाइटी में,
उनके अगेंस्ट ओपनली रिबेल करने के लिए वो ऐसे कपड़े पहनते थे। आप इन सब चीजों के पैरेलल्स अगर ढूंढना चाहो तो हमारे इंडियन मूवमेंट में भी ढूंढ सकते हो, किसी भी रेवोल्यूशन में ढूंढ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने खादी पहनना शुरू किया था टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट? So next we have the ideas. अब ये liberty, equality and fraternity, these three ideas are still the basis of every democracy. So ये इतना lasting impact French Revolution और French thinkers और philosophers का था कि ये दुनिया भर की हर democracy के आज तक हर democracy की बुनियाद मानी जाती है, liberty, equality and fraternity. Then we have popular sovereignty कि लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, ये भी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है. नेचुरल राइट्स कि कुछ ऐसी राइट्स है वो इनएलिएनेबल हैं. आप अगर इस दुनिया में पैदा हुए हो तो आपके पास कोई ऐसी राइट्स है जो कोई आपसे नहीं छीन सकता. सिटीजनशिप एंड द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडल सोसाइटी का एंड. नेक्स्ट वी हैव some documents and symbols you need to know. Declaration of the Rights of Man and Citizen 89 में, 1791 में Constitution, the tricolor, French flag, the now बहुत large population, chunk of population उस time पे अनपढ़ थी. So they could not read and write, illiterate थे. So through symbols उनको concepts समझाए जाते थे. ठीक है? Broken chains मतलब आपको freedom मिल रही है. Then the Phrygian cap, which is why you need to know about it, was the red cap that former slaves wore to indicate कि वो अब free हो चुके हैं. पर इसमें भी आपको ये बात याद रखनी है कि Phrygian cap was something that men could wear, women could still not wear. और women's rights भी बहुत time बाद आई है. फ्रांस में 1946 में women got the right to vote. So you see that's a very long struggle जो बहुत साल और चलना था. And even when the Declaration of the Rights of Man was written, आदमियों को राइट मिली है, वो भी अगेन थोड़े अमीर प्रिविलेज्ड लोगों को राइट मिला था वोट करने का. और इसके अगेंस्ट विमेन थिंकर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था. विमेन थिंकर्स ने भी बोला था. Olympe de Gouges was an example of somebody who was very vocal, and she wrote the Declaration of the Rights of Women as to protest against this कि सिर्फ आदमियों को क्यों राइट्स दी जा रही है. And you have the Marianne, the concept of French nation and broken chains, obviously, कि आप अपनी खुद की जंजीरों से निकलो, अपना हक खुद छीनो. All right, now coming to the question that you have to focus on, why the revolution? क्योंकि social structure बहुत unjust था. French society was very unjustly divided, जिसमें से दो टॉप के टीयर्स थे. फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ये सारी पावर होल्ड कर रहे थे. फर्स्ट स्टेट में आपकी क्लर्जी आती है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये क्रिश्चियन सोसाइटीज थी और यहाँ पर चर्च और गॉड का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था. और जहां पर भी चर्च के पास पावर है वहां ऑटोमेटिकली जो लोग चर्च को चला रहे हैं उनके पास पावर है. सो द क्लर्जी, द पीपल हु रैन द चर्च, they owned land, they did not have to pay taxes, and on top of that जो peasants थे उनसे वो टैक्स लेते थे. तो खुद उनको कोई टैक्स नहीं देना है, साथ ही साथ वो टैक्स कर रहे थे उन गरीब peasants को जो उनके लैंड में आकर काम कर रहे हैं, जिसको टाइथ बोलते हैं. ठीक है? सेकेंड स्टेट आ जाती है नोबिलिटी. अब नोबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नोबिलिटी इज समथिंग दैट यू आर बोर्न इनटू. तो पहली बात तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत करके नोबल बन सकता है. यू हैव टू बी द सन ऑफ अ नोबलमैन टू बिलोंग टू नोबिलिटी. तो यहाँ पर वही चक्कर आ जाता है कि मेरे मेरिट का क्या, मेरे हार्ड वर्क का क्या. ये लोग बहुत लैंड होल्ड करते थे, बहुत एस्टेट्स होल्ड करते थे, वही आगे इनकी जनरेशन को पास ऑन होता रहता था. तो वेल्थ भी ये लोग होल्ड करके रखते थे और ये फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करते थे पेजेंट से. सारा लैंड इनके पास था. गरीब पेजेंट को, फार्मर को आके कुछ अपना खेती बाड़ी करनी भी है, कुछ उगाना भी है, तो उनके पास अपना लैंड नहीं था ये करने के लिए. उनको भाड़े पे लेना पड़ता था जिसके उनको पैसे देने पड़ते थे नोबिलिटी को. ये सारे हाई ऑफिसेस होल्ड करते थे. मतलब कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो रही है, जिनको जो मोनार्की है, जिनको पूछ रही है कि ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, जिनकी बात में दम है, वो भी यही लोग थे. और ये लोग भी टैक्स एग्जेम्प्ट थे. तो आप ये बताओ कि जो सबसे वेल्दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है वो टैक्स नहीं पे कर रहे.
जो दूसरा सेक्शन है जिसमें वेल्दी लोग भी हैं, फॉर एग्जांपल मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, बट मेजॉरिटी गरीब लोग भी है, आपके पेजेंट्स हैं, लेबर है, वो सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं और उन्हीं के टैक्सेस के बल पे ये लोग भी अपनी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कैसे फेयर हुआ? तो ऑब्वियसली इनमें गुस्सा आना ही था। थर्ड एस्टेट विच वाज 98% ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें जो दो क्लास थी, एक तो बुर्जुआजी क्लास भी थी, मर्चेंट्स, प्रोफेशनल्स, जिन्होंने अपनी मेहनत अपने दम पे अपने काम धंधा खड़ा किया और वो अपने पैसे कमा रहे थे। तो एक वो थे, साथ में बाकी के वर्कर्स, पेजेंट्स एटसेट्रा, एंड दे पेड ऑल द टैक्सेस। तो ये इंसान भी जो हैं, जो अमीर भी हो, मर्चेंट अगर अमीर भी है, उसको तो गुस्सा चढ़ेगा ना कि मैं अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूं और उसका भी इतना ज्यादा हिस्सा मुझे एज टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो you should know that tile and tithe, they are both types of taxes. Okay, all right, now ये तो थी कि सोसाइटी बहुत अनफेयरली डिवाइडेड थी। अब ऑलरेडी अनफेयरली डिवाइडेड सोसाइटी में टैक्स बर्डन अगर बढ़े, टैक्स बर्डन बढ़ेगा तो कौन अफेक्ट होगा? थर्ड स्टेट, जो ऑलरेडी परेशान है वो और परेशान होगा। और टैक्स बर्डन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। क्यों चल रही है? बिकॉज दीज हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, द मोनार्की, दे डिसाइडेड कि हम दूसरे रेवोल्यूशंस को फंड करेंगे और हेल्प करेंगे। सबका कॉमन एनिमी हमेशा ब्रिटेन ही होता है, ब्रिटेन ही था। अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से फ्रीडम चाहिए थी, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उसको सपोर्ट किया। ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। अब ये जो किंग्स हैं, ये जो रॉयल लोग हैं जो अपने पैलेस में मजे कर रहे हैं, ये अपना लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे नहीं। तो ट्रेजरी इनकी भरी हुई थी, इनको जो खर्चे करने थे लोगों के पैसे पे ये कर रहे थे, इनके महंगे कपड़े, महंगे खाने आ रहे थे, उसमें कोई कटौती नहीं हो रही थी। टैक्सेस किसके बढ़ रहे हैं? थर्ड स्टेट के बढ़ रहे हैं। ब्रेड के प्राइसेस, अब ब्रेड जो है वो सबसे बेसिक नेसेसिटी है, उसी पे सब सरवाइव कर रहे हैं, वही महंगा कर दोगे तो बेचारा गरीब आदमी खाएगा क्या? इस वजह से सब्सटेनेंस क्राइसिस हो गई कि लोग कमजोर हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ब्रेड खरीदने के, खाने के पैसे नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि खुद ही स्टेट डेट में जा रहा है, अपने ही लोगों को ज्यादा टैक्स कर रहे हैं, थर्ड स्टेट पे अगेन और बर्डन बढ़ रहा है। तीसरी चीज है एनलाइटनमेंट आइडियाज। अब किसी भी रेवोल्यूशन का जो बैकबोन है वो हमेशा थिंकर्स और फिलोसोफर्स से आता है, क्योंकि उनके पास ऐसे आइडियाज होते हैं जो फिर जब मासेस पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उससे वो और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अब बहुत सारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे जिनके जो आइडियाज है वो आज तक बहुत जरूरी है दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर्स इज स्टिल अ बेसिस ऑफ आवर डेमोक्रेसी ऑल्सो, कि एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दे शुड ऑल बी डिफरेंट एंड दे शुड चेक ईच अदर्स पावर। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये आइडिया मॉन्टेस्क्यू से आया है। साथ में रूसो का जनरल विल, सॉवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल, लोगों को ये बताना कि भाई जो चलता आ रहा है वो चलता रहे, ये जरूरी नहीं है, तुम अपना हक खुद भी छीन सकते हो। लॉक का नेचुरल राइट्स, यानी कि इंसान जब पैदा हुआ है तो कुछ उसके पास राइट्स है जो कोई उससे नहीं छीन सकता, और इन्हीं नेचुरल राइट्स के बेसिस पे भी स्लेव्स को फ्री किया गया कि तुम स्लेव्स को कैसे इंसान से कम मान रहे हो कि उनको उनकी नेचुरल राइट्स नहीं दे सकते। एंड ये जो आइडियाज हैं ये कैसे स्प्रेड हुए? अब सलोन्स क्या है, ये मत सोचना कि बाल कटवाने वाली जगह सलोन्स होते हैं। ये जगह थी जहां पर लोग मिलते थे, बैठते थे, ड्रिंक करते थे और आपस में बातें करते थे, और इन बातों बातों से ही आइडियाज पूरी सोसाइटी में फैले। तब सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो लोग मिलकर ही ऐसे करते थे, पैम्फलेट्स बंटते थे। और ये जो डिवाइन राइट है कि भाई क्लर्जी, नोबिलिटी, किंग, ये सबको भगवान ने वहां बिठाया, इस चीज को क्वेश्चन किया जा रहा था, और इस चीज को क्वेश्चन करने की वजह से ही उनकी जो पूरी पावर लेने की जो पूरी जस्टिफिकेशन है वही हिल गई, और उस वजह से रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। नाउ 1789 में ब्रेकिंग पॉइंट आया। क्यों आया ब्रेकिंग पॉइंट? नाउ 5 मई 1789 में एस्टेट्स और जनरल की मीटिंग हुई थी, और इसमें ये हुआ था
कि सबको बैठ के डिसाइड, अब आपको कुछ भी डिसीजन लेना है किंग को, चाहे वो टैक्सेस बढ़ाने का हो, तो ये वो अकेले नहीं डिसीजन ले सकता। वो आज बोलेगा टैक्सेस बढ़ गए, कल नहीं बढ़ेंगे, सारे स्टेट्स को आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा और वोटिंग होनी पड़ेगी। अब हिस्टोरिकली हर स्टेट का एक वोट माना जाता था। अब अगर फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए, सेकंड से 300, थर्ड स्टेट से 600 लोग आए, तो भी सबका एक एक वोट माना जाएगा। अब थर्ड स्टेट ने बोला नहीं, हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो हर एक इंडिविजुअल का एक एक वोट माना जाएगा और फिर फाइनली डिसाइड हो पाएगा। जब इस बात पर उनका समर्थन नहीं था, नहीं थर्ड स्टेट की बात मानी गई, तब थर्ड स्टेट ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब 17 जून 1789 में थर्ड स्टेट ने ही अपनी नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी और बोला कि हम अपने लोगों के इश्यूज को खुद आगे रखेंगे, हम अपने लोगों को खुद रिप्रेजेंट करेंगे। 20 जून 1789 में ये लोग सब एक टेनिस कोर्ट में मिले, एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, जहां इन्होंने ओथ लिया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर ही रहेंगे। Alright, and then 14 July 1789 में they decided to storm the Bastille. The Bastille was a symbol of royal despotism, यानी कि उनकी जो अनचेक्ड पावर है और उसका वो कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसका सिंबल था बास्टिल, जिसको उन्होंने स्टॉर्म किया, वहां अटैक किया। ज्यादा प्रिजनर्स नहीं फ्री हुए, पर एक और उनको शक था कि सारा आर्म्स और एम्यूनिशन बास्टिल में होर्ड करके रखा हुआ है। उस वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से they decided to storm the Bastille, and that started the French Revolution, which is why this day is also, 14 July is also known as Bastille Day. Okay, now 1789 again, okay, we're just talking about the breaking point again. फिर 4th August को फ्यूडल प्रिविलेजेस, जिसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा था, सेकेंड स्टेट उठा रहा था, उसको अबॉलिश कर दिया, और जो नोबल्स और क्लर्जी थे उनको अब राइट नहीं रहा कि वो ड्यूज कलेक्ट कर सके। 26 अगस्त को डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, DRMC भी बोलते हैं इसको, वो लिखा गया और उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉवरेनिटी, ये सब कुछ दिया गया एनी फ्रेंच सिटीजन को। ऑलराइट, द ओनली इशू इज कि यहाँ पर women did not get equal rights. And then 5th to 6th October, women's march to Versailles, Palace of Versailles, where the royal family resided. Everybody marched there, women marched there, and royal family को डर के मारे टूलरीज मूव होना पड़ा, एक और जगह टूलरीज मूव होना पड़ा, क्योंकि अब people were starting to hold the monarchy responsible for all of the inequality in society. Okay, so अब क्या रिफॉर्म्स आए और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? पहले तो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी जो 1790 में थी, उसमें चर्च वाज अंडर स्टेट कंट्रोल एंड द क्लर्जी वाज पेड बाय द स्टेट। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब जब क्लर्जी की अनचेक्ड पावर है उसको भी कम किया जा रहा है। 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की को ही लिमिट कर दिया, जैसे आपने इंग्लैंड में भी देखा, तो लिमिट हुई मोनार्की। किंग के पास फाइनल पावर नहीं थी, किंग और असेंबली को अब अकाउंटेबल होना था लोगों को। देयर वाज सेपरेशन ऑफ पावर्स, मोंटेस्क्यू का जो आइडिया है, तो जुडिशरी की ब्रांच बनी, लेजिस्लेचर की ब्रांच बनी, एग्जीक्यूटिव की ब्रांच बनी। एक्टिव सिटीजन्स यानी कि मेन अबव द एज ऑफ 25 जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर इनकम पे करते थे इन टैक्सेस, वो एलिजिबल थे वोट करने के लिए। तो अभी भी जो थर्ड स्टेट की भी प्रिविलेज क्लास है उसी को राइट्स मिल रही है। थर्ड स्टेट की जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, यानी कि गरीब लोग हो गए, विमेन हो गई, उनको अभी तक राइट्स नहीं मिले हैं। ऑलराइट, सो जो पैसिव सिटीजन्स हैं वो लोग नहीं वोट कर सकते थे। और राइट्स क्या क्या गारंटी है? राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नाउ इस दौरान ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ चेंज, इवन दो द किंग अग्रीड कि हाँ ये करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाएगी, किंग कुछ कुछ करता रहा जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट किंग से हटता रहा। ट्राई टू एस्केप, प्रशिया से बात चल रही है, एंड इन सब चक्करों की वजह से
फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं चलेगी, नाउ वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. सो क्योंकि किंग ने समर्थन दिखाया प्रशिया का इन द वॉर, फिर से लोगों में शक पैदा हुआ एंड दे डिसाइडेड कि बाय बाय टू मोनार्की. हाउ डिड दे डू दैट? दे स्टॉर्म टू टूलरीज. टूलरीज जहां पर वर्साई से टूलरीज चली गई थी रॉयल फैमिली. So they stormed on 10th August 1792. On 21st September 1792, France was declared a republic. All right, and universal male suffrage, यानी कि all men above the age of 21 could vote. अब इसमें कोई इनकम का चक्कर नहीं, कोई टैक्स का चक्कर नहीं. तो अब जब गरीब आदमी है उसको भी सेम दर्जा दिया गया, एक्टिव सिटीजन वो बने. 21 जनवरी 1793 में अब Louis XVI was executed for treason, okay, and later on Marie Antoinette also gets executed, but you should bear in mind कि Robespierre also eventually gets executed. तो कोई भी, इसका मतलब ये है कि कोई भी जनता के ऊपर नहीं है. रॉबेस्पियर जो पहले जनता का समर्थन कर रहा था, वो भी जब टिरेनिकल हो गया, वो भी जब जनता से बड़ा समझने लगा अपने आप को, तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया. ऑल राइट, सो ये रॉबेस्पियर की रेन ऑफ टेरर है. ठीक है, ही वॉज अ जैकोबिन एंड हिज फुल नेम वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. उसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी. ठीक है, और वो मानता था कि देयर इज नो एक्सक्यूज. आप थोड़ा सा भी सिंपैथी दिखा रहे हो रॉयल्स के लिए, थोड़ा सा भी सिंपैथी दिखा रहे हो पहले की रेजिम के लिए, देन यू आर गोइंग टू बी इम्प्रिजन्ड और executed. And there was very strict price control. हर चीज का कैपिंग हुआ था. ब्रेड का प्राइस इससे ज्यादा नहीं पड़ सकता, हर चीज पे सीलिंग लगाई गई थी, जिससे ऑब्वियसली मर्चेंट्स एंड बिजनेस पीपल वर गेटिंग अफेक्टेड. There was de-Christianization, biggest thing. Then this is why it is communist, because religion का नामो निशान हटा दिया था. सारे जो चर्चेस थे उनको कॉमन बिल्डिंग्स बना दिया गया, and civic virtues were encouraged, which was liberty, equality, fraternity. Now in principle this seems ideal, ये एक अच्छी इक्वल सोसाइटी लग रही है, पर जब आप लोगों से उनकी फ्री विल, जब आप लोगों से उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कुछ छीनोगे, जब लोगों से उनका ये राइट छीन लोगे कि वो डिसेंट दिखा सके, then you also become despotic, and that's what happened with Robespierre as well. Okay, so even though there were fixed wages, requisitioning of grain, equality, फिर भी लोग खुश नहीं थे, स्पेशली क्योंकि अगर एक इंसान को ये लगता है कि मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं उससे ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, फिर भी मुझे इतना ही पैसा मिल रहा है, मुझे इतना ही राशन मिल रहा है, उसको भी उतना ही मिल रहा है, ये कैसे फेयर हुआ? जब ऐसी ख्याल लोगों के दिमाग में आने लगते हैं, देन अगेन तनाव क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है. एंड सो in 1794 Robespierre is arrested and executed, and that's the end of the reign of terror. Okay, then comes the Directory and the rise of Napoleon. So 95 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है? 2 legislative councils आती है, Directory आती है जिसमें 5 executives होते हैं, और ये सब कुछ क्यों किया गया है? ताकि किसी के भी हाथ डेस्पोटिक लेवल की पावर ना आ जाए, पावर हमेशा डिवाइडेड रहे, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहे. इससे अगर डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग थोड़ा सा डिले हो रही है तो वो डिले हो जाए, दैट्स फाइन, बट नोबडी शुड हैव अनचेक्ड पावर, नोबडी शुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट द पावर दैट दे हैव. प्रॉब्लम्स क्या है? करप्शन है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, डिपेंडेंस ऑन आर्मी है. एंड इससे पता चलता है कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ आइडियलिस्टिक यू गेट, आप कुछ भी करने की कोशिश करो, इवेंचुअली कुछ ना कुछ इश्यूज तो सोसाइटी में रहते ही रहते हैं. तो इवन दो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज क्वाइट आइडियलिस्टिक, इतने सालों बाद भी प्रॉब्लम्स होती रही, और इन्हीं प्रॉब्लम्स के दौरान नेपोलियन पॉपुलर हुआ, एंड नेपोलियन कम्स टू पावर. ही रिमेन्स इन पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कुछ टाइम तक लोग खुश भी रहते हैं, लेकिन फिर जब नेपोलियन एक वॉर स्टार्ट होती है, नेपोलियन भी अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग जाता है, देन नेपोलियन ऑल्सो फॉल्स. सो दैट्स अ लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दैट नोबडी रिमेन्स the ultimate forever. ठीक है. Now, lastly हमें ये याद रखना है, everyday life और society कैसे affect हुई.
तो पहली बात तो वुमेन और वुमेन्स राइट्स, लाइक ओलिम्प de Gouges को ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि शी इज द वन हु वोकली सेड कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ही क्यों है, वुमेन का क्या हुआ. Women played a very active role in the French Revolution. They marched to the Palace of Versailles. उन्होंने भी क्लब्स बनाए, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, पर उनकी डिमांड्स काफी टाइम बाद मीट होती हैं. Here Olympe de Gouges over here, and even though एजुकेशन मिलनी शुरू हुई, थोड़ा बहुत इक्वालिटी मिलना शुरू हुआ, इट वाज इन 1946 जब सफरेज मिला वुमेन को, right? So it took a long time, it took a lot more struggle for women to be on the same level as men. बहुत सारी कंट्रीज में तो अभी भी ये नहीं हो पाया है ना. अब स्लेवरी और कॉलोनीज, ट्रायंगुलर ट्रेड क्या चलता था. अब ये बहुत सारी जो अमीर यूरोपियन नेशंस थे, उन वो प्लांटेशंस की वजह से बहुत अमीर हो रहे थे, और इन प्लांटेशंस पे काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैरिबियन जाने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा है, तो क्योंकि ऑल द वे कैरिबियन जाकर कोई भी फ्रेंच नेशनल काम नहीं करना चाहता है, उन्होंने सोचा कि चलो हम अफ्रीका से जबरदस्ती स्लेव्स लेकर आएंगे, उनको खरीद के लेकर आएंगे, उनको बेसिक मिनिमम कुछ भी नहीं देना है, इनफैक्ट वो स्लेव्स ही हैं, खाने को दे दो वही बहुत बड़ी बात है. और अब इन स्लेव्स से हम लोग अपने प्लांटेशंस पे काम कराएंगे. स्लेव इकोनॉमी पर ये लोग इतने अमीर थे, लेकिन जब आप डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, नेचुरल राइट्स, ये सारे आइडियल्स की बात कर रहे हो, तो आप स्लेवरी को कैसे रख सकते हो. तो इसीलिए फाइनली स्लेवरी को भी अबॉलिश किया गया 1794 के कन्वेंशन में. एंड इट वाज इन 1802 when Napoleon reinstated slavery. So you should know that actual terms में it was in I think 1846 या 1848 that slavery was finally abolished because Napoleon brought back slavery क्योंकि economy depended on it. But according to this text, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर के हिसाब से 94 में एक पहली बारी स्लेवरी अबॉलिश हुई थी. All right, and finally symbols and new culture. तो वो कौन सी symbols है जिससे ये पूरी फ्रेंच नेशनलिज्म का वेव आया. ये तो पहले ट्राइकलर फ्लैग जो ब्लू व्हाइट रेड फ्रेंच फ्लैग है, द फ्रिजियन कैप जो फ्रीड स्लेव्स पहनते थे, मारियन, द नेशन, ओके, यूनिटी, स्ट्रेंथ, ब्रोकन चेन्स, आपके सारे वो सिंबल्स टेक्स्ट बुक में बहुत क्लीनली बने हुए हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर. All right, and liberty tree, citizen, जो word citizen है in French, that replaced monsieur and madame. ये रॉबेस्पियर के टाइम में हुआ था कि instead of calling somebody madame or monsieur, which is a remnant of the old French regime, हम लोग सबको citizen बुलाएंगे, जो कि थोड़ा सा extreme हो गया. So obviously this is not the case. अब सब लोग सिटीजन नहीं बुलाते एक दूसरे को, मदाम मिस्योर ही बुलाते हैं. बट ये सारे चेंजेस मोमेंटरीली आए थे उस टाइम पे टू रिफ्लेक्ट द न्यू आइडियाज और लोग क्या क्या मान रहे हैं इन सोसाइटी. ऑलराइट, सो दैट्स it for this chapter. Hope you found that helpful. I will see you soon with the next chapter. Till then, you need to stay tuned, subscribe to the channel, share the video with your friends, and take care of yourselves.